मेरी एक ट्रिक भी है जो मैं शेयर करता हूँ सभी के साथ। 1-3-7-15 रूल जो मैं फॉलो करता था। डे 1 पे रिवाइज करना, डे 3 पे, देन वीकेंड्स पे, दैट इज 7th डे, और 2 वीक्स लेटर तो 15th डे। अगर आपने 4 बार किसी चीज़ को रिवाइज कर दिया तो वो आपको रट जाती थी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा। यस, डेफिनेटली इट वर्क्स। नोट्स का मैम मेरा सिर्फ एक सिंपल फंडा था। मैं नोट्स को जितना शॉर्ट्स रख सकता हूँ मैं उतना शॉर्ट रखता था, क्योंकि हम बहुत लेंदी नोट्स बना लेते हैं, लेकिन जब टाइम रिवीजन पे आती है, जो मैंने कहा 1-3-7-15, आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे अगर आपके बहुत लेंदी नोट्स होंगे। फिर आपको कोई प्रिंसिपल, कोई फॉर्मूला कभी काम नहीं करने वाला। तो ट्राई टू कीप योर नोट्स एज शॉर्ट एज पॉसिबल। सो हाय विकास। हेलो मैम। आप कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, आप कैसे? बहुत बढ़िया। अब हम शुरुआत करने से पहले चाहते हैं कि आपके बारे में थोड़ा सा जानें, आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानें। मैम, माय नेम इज़ विकास सोलंकी, आई एम फ्रॉम इंदौर। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है, और इस साल मैंने SBI PO, IBPS PO और IBPS क्लर्क जैसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई की। सो आई वांट टू नो कि व्हाई बैंकिंग एग्जाम्स, यहाँ तक आप कैसे पहुंचे कि बैंकिंग एग्जाम के लिए? मैम, राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई डोंट नो व्हाट टू डू, सो आई स्टार्टेड डूइंग जॉब इन अ प्राइवेट सेक्टर। वहाँ मुझे आई वॉज नॉट फाइनेंशियली सेटिस्फाइड, so in 2022 one of my friend who is already working in Bank of India, he suggested me that you should go for banking. So मैंने पूरा सिलेबस देखा, मैंने जॉब प्रोफाइल देखी, देन आई रियलाइज कि हाँ, ये एक सेक्टर है जहाँ मेरी स्किल्स और एजुकेशन काम आ सकती है। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। एंड मैम, मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं टोटली सिर्फ प्रिपरेशन नहीं कर सकता था। तो मैंने प्रिपरेशन के साथ जॉब करते हुए इन सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया। तो आप बता रहे हैं कि आपने अपनी जॉब के साथ भी प्रिपेयर किया है, तो बिल्कुल भी एक भी थोड़ा भी स्पेस नहीं था जहाँ पर आपने सिर्फ प्रिपेयर किया है? नो मैम, मेरी जॉब मैं टीचिंग करता था, तो 3 to 4 आवर्स में टीचिंग करता था, 1-2 घंटे वो कंटेंट प्रिपेयर करता था, तो 6 to 7 आवर्स मैं काम करता था एंड 6 to 7 आवर्स में स्टडी करता। तो आपका तो बहुत टफ स्केड्यूल रहा होगा। यस मैम, डेफिनेटली। आई स्टार्ट माई डे, मैं 5 बजे अपना दिन शुरू कर देता था, और 5 से कंटिन्यूस पढ़ता था, 4 से 5 घंटे की सिटिंग, उसके बाद ब्रेक लेके देन द सेकेंड सिटिंग ऑफ अराउंड 3 to 4 आवर्स। सो आपको कितने अटेम्प्ट्स लगे? इट वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट। आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, विद जॉब आपने क्लियर किया? यस। तो डेफिनेटली देयर वाज अ टाइम जहाँ पर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर किया, तो आप बहुत डीमोटिवेटेड होंगे और आपका मन नहीं होगा करने का, तो हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड देन? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैम मैंने सारी प्री दी, तो 2-3 प्री निकली थी मेरी, IBPS PO और SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क। सो मैंने उनका मेंस दिया था, और फिर सिर्फ IBPS PO का ही मेंस मेरा क्लियर हुआ था, और मैंने उसका इंटरव्यू दिया था। और जब 1 अप्रैल 23 को रिज़ल्ट आया, सो मैंने फाइनल कट ऑफ से मेरे 0.7 मार्क्स कम थे। सो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि बहुत ही छोटा सा मार्जिन था, बट तो 2 महीने तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने अपनी हार्ट एंड सोल दिया था प्रेपरेशन के लिए 5 to 6 मंथ्स। फिर वापस फैमिली ने मोटिवेट किया कि नहीं, यू शुड डू इट, तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि 0.7 मार्क्स अगर तुम पहुंच गए तो यू आर देयर, तो तुम कर सकते हो, राइट। सो फिर मैंने अगेन जून में प्रेपरेशन शुरू किया 23 में, एंड विद इन 5 मंथ्स मेरी ये सारी एग्जाम्स क्वालिफाई। सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हो गए, लवली। तो मतलब आपको तो बहुत कम टाइम मिला प्रॉपर प्रिपरेशन का। राइट मैम। तो आपका बहुत ही स्ट्रिक्ट स्केड्यूल रहा होगा, आपका टाइम टेबल बहुत ही स्ट्रिक्ट रहा होगा। राइट। तो कैन यू टेल मी अबाउट योर टाइम टेबल? मैम, जैसा कि मैंने कहा कि मैं सुबह 5 बजे उठ के अपना शेड्यूल पढ़ाई शुरू कर देता था। सुबह 5 बजे उठ के मैं सभी एस्पिरेंट को भी ये कहूँगा कि पढ़ाई से भी पहले हमें अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। तो मैं 20 मिनट कोई भी एक्सरसाइज करता था। स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि कोई ऐसी एक्सरसाइज उन्हें करनी चाहिए जिसमें उन्हें पसीना आता हो, राइट। तो मैं 20 मिनट्स या तो हैंड फ्री लगा लेता था, या जिब्रिश करके एक म्यूज़िक होता है, उसको लगा के पागलों की तरह नाचता था अपने रूम में, ताकि मुझे पसीना आ जाए, राइट। सो डोपामिन जो रिलीज़ होता है बॉडी के लिए, सो इट्स अ फील गुड हार्मोन, तो वो करता था। उसके बाद मैं मेडिटेशन करता था 20 मिनट्स, उसके बाद मैं फिर पढ़ाई करने बैठता था, और ये मुझे इतना एनर्जाइज कर देता था कि मैं 3 से 4 घंटे की मेरी एक ही सीटिंग में मैं कर लेता था सारी पढ़ाई।
ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बताई है। आई एम श्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ रहे, तभी आप कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं एग्जाम टाइम पे, किसी को गर्मी लग जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, देन दे नॉट एबल टू बैलेंस दैट, एकदम से मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आता है। सो इट कीप्स यू वेरी काम। इट मस्ट हैव हेल्प यू फॉर द इंटरव्यूज और बहुत सारी चीज़ें। डेफिनेटली मैम, बिकॉज आप फिजिकल फिट रहेंगे तो जब आप पढ़ाई करने भी बैठते हैं ना, सो यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ, राइट, और आपसे पढ़ाई भी हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा सो के विदाउट एक्सरसाइज पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपको लेथार्जी पकड़ लेती है। तो वो मुझे लगता था कि अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं की तो मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, अगर मैंने मेडिटेशन नहीं किया तो मुझसे पढ़ाई नहीं होगी। तो ये रिचुअल्स आई फॉलो डेली। तो अब हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम पैटर्न्स की तरफ। जैसे कि आपने बताया आपका टाइम टेबल का भी एक स्ट्रैटेजी था, तो हम जानना चाहते हैं कि पहले हम ऑफ कोर्स आपने काफ़ी सारी प्रीज दी हैं, तो प्रीलिम्स से ही स्टार्ट करेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप हर सब्जेक्ट पे हमें थोड़ा डिटेल में बताएं कि कैसे प्रिपेयर किया, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी और बच्चों को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोर्स, और एग्ज़ाम देने का भी जो स्ट्रैटेजी है उस पर भी हम जानना चाहेंगे आपसे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से। जब आप एग्ज़ाम दे भी रहे थे तब आपने उसके लिए कैसे आंसर्स लिखे, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, प्लीज़ एक्सप्लेन अस। इंग्लिश सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि एग्जामिनर सिर्फ आपकी रीडिंग एबिलिटी को, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को चेक करता है। तो मुझे लगता है कि हर एक एस्पिरेंट को ना एक रीडिंग हैबिट बनानी चाहिए। या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या आप कोई बुक पढ़ सकते हैं। डेली 30 मिनट्स हमें रीडिंग को डिवोट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो आरसीज एग्जाम में आते हैं, पैरा जंबल्स आते हैं, राइट, और दूसरे सब्जेक्ट्स आते हैं, आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे और आंसर कर पाएंगे। अगर आप किसी चीज़ को कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पा रहे तो आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो रीडिंग हैबिट सभी को इंकलकेट करनी चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में। और आई डिवोटेड 2 आवर्स डेली फॉर रीडिंग इनिशियली, फिर धीरे धीरे करके आधे घंटे में भी मैंने न्यूज़पेपर पूरा ख़त्म किया है, राइट। तो मैं 2 घंटे पहले मुझे स्टार्टिंग में लगते थे, पर धीरे धीरे वो टाइम कम हो जाता है और आपकी रीडिंग एबिलिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है, प्रैक्टिस इतनी हो जाती है, राइट मैम। तो टाइम भी कम हो जाता है, राइट। जो 3 सेक्शन है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड पैरा जंबल। ये प्री में सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि कोई इन तीनों टॉपिक्स को डेली प्रैक्टिस करता है तो प्री एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। फिर अदर टॉपिक्स होते हैं, उसको आप एक दिन छोड़ छोड़ के एक टॉपिक्स को लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस दीज 3 टॉपिक्स हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड एवरी सिंगल डे। तो ये थी आपकी इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी। ऑफ कोर्स इस पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक एवरी स्टूडेंट सेज दैट। अब आते हैं रीजनिंग, फेवरेट सब्जेक्ट पे। तो इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, एंड सिंस सबका फेवरेट है और सब लोग बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए, इंजॉय करते हुए मेहनत करते हैं, तो बहुत फ्लॉलेसली हो जाता है सबका। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या होता है जो आपको इट स्टैंड्स यू आउट इन दिस सब्जेक्ट? रीजनिंग तो मैम मुझे लगता है सभी के लिए ईजी होता है। तो जैसे मैं करता था कि पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो पहले तो आप जो मैंने किया था, मैंने एक टीचर को फॉलो किया था और मैंने सारी पजल्स बनाने की अप्रोचेस सीखी थी, राइट। उसके बाद जब मैंने पहली पजल बनाई, और मैं ये कहूँ कि जब पहला मॉक ही दिया था, तो आई स्कोर्ड 26 आउट ऑफ 100। मुझे सिर्फ 26 मार्क्स थे। सो मुझे बहुत डीमोटिवेशन हुआ कि यार मैं तो कर ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि कट ऑफ तो 60 अराउंड जाता है, बट ग्रेजुअली वो हो गया। सो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी चीज़ है कि आपको डेली बेसिस पे बनानी चाहिए। आप 5 से 10 पजल्स डेली बनाइए। और जो अदर्स टॉपिक्स हैं मैम, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ये मैं 2 टॉपिक्स रोज लेता था और उनके 20 क्वेश्चंस डेली करता था। तो 2 टॉपिक आज, 2 टॉपिक, ऐसे करके हर 3rd 4th डे वो टॉपिक्स रिपीट होते थे और उनकी मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी। ब्रिलियंट। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वांट के लिए, जिसमें कहते हैं बेस बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। तो आपने अपना बेस कैसे क्लियर किया, एंड देन कितनी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है? क्वांट में मैम मुझे लगता है कि हम अपनी प्रेपरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ स्पीड मैथ, सेकंड इज़ डीआई एंड थर्ड इज़ अरिथमेटिक। तो एग्ज़ाम में सिर्फ हमें 20 मिनट्स मिलते हैं, तो हम जितनी जल्दी स्पीड मैथ और डीआई के क्वेश्चंस करते हैं उतना ज़्यादा समय हमें अरिथमेटिक के लिए मिलता है, राइट। तो स्पीड मैथ और डीआई ऐसी चीज़ है जो हमें डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप सिंप्लीफिकेशन रोज 20 बना सकते हैं, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये डेली बेसिस पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हमारी स्पीड ऑगमेंट हो जाए। फिर हमें डीआई करनी चाहिए, 5 प्री लेवल डीआई मुझे लगता है कि हमें डेली करनी चाहिए। ये दोनों टॉपिक्स या सेक्शन में हमारी स्पीड जितनी अच्छी होगी, हम अरिथमेटिक को उतना टाइम दे पाएंगे और एग्जाम में ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। ब्रिलियंट।
तो ये थी आपकी प्रीलिम्स की तैयारी। सो कहते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक एग्जाम है, तो प्रीलिम्स के लिए भी पूरे एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी क्या थी कि आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि आई विल कवर दिस फर्स्ट, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी थी? पहले तो मैम सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। आपको सारे टॉपिक सारी चीज़ें आनी चाहिए, राइट। उसके बाद होता है कि मुझे जो लगा कि जब जो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा था, मैं PDF से ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था, जैसे मैंने आपको कहा। तो इस PDF में सॉल्व करने से मुझे ऐसा फील होता है कि आप रिलैक्स्ड हो जाते हो, क्योंकि टाइमर नहीं होता, कोई आपको देखने वाला नहीं होता, तो आप अपनी स्पीड पर सॉल्व करते हो। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये चेंजेस किए कि मैंने जो सारी प्री की प्रैक्टिस की, मैं सारी क्विजेस से करता था। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं 2 घंटे का टाइमर सेट करता था। इन 2 घंटे में मैं क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग इन तीनों की क्विजेस सॉल्व करता था। तो उससे मेरी स्पीड बढ़ी और इस साल प्री में मेरे कट ऑफ से लगभग 16 नंबर ज़्यादा थे। वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एस्पिरेंट्स को डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए, जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में उनको हेल्प करेगा? मुझे लगता है मैम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो जिसने मुझे मेरी लाइफ चेंज की, वो थी शेड्यूलिंग। इंग्लिश में एक कहावत है, फॉर अ शिप दैट डज नॉट नो इट्स डेस्टिनेशन एवरी विंड इज़ द राइट विंड, राइट। तो अगर आपको सुबह उठ के पता ही नहीं है आपको क्या पढ़ना है, तो फिर आप कुछ भी पढ़ेंगे आपको सही लगेगा। आप कितनी भी मेहनत करेंगे, आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बट यू आर नॉट ऑन अ राइट ट्रैक। तो मुझे लगता है आप शेड्यूलिंग करें, आप प्लानिंग करें कि कल मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, परसों मैं ये करूँगा, उसके एक दिन बाद। तो आपको डेली और वीकली टारगेट्स बनाने चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। सो ये थी हमारी प्रीलिम्स की तैयारी, जो कि आपने बोला ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, बट ओवरऑल इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो वो क्या होंगी? जो मुझे लगता है मैम पर्सनली कि हमें प्लानिंग और प्रॉपर शेड्यूलिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको कल सुबह क्या पढ़ना है आपको आज ही पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता था, एक रात सोने से पहले नेक्स्ट डे की पूरी प्लानिंग कर लेता था, जैसे हम शेड्यूलिंग कहते हैं। सो मैं टाइम वाइज डिवाइड करता था कि मैं 8 से 10 इंग्लिश पढ़ूंगा, 10 से 11 न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, ये सारी चीज़ें। सो इंग्लिश में एक कहावत भी है कि फॉर अ शिप दैट डज नॉट नो इट्स डेस्टिनेशन एवरी विंड इज़ द राइट विंड, राइट। तो अगर आप बिना शेड्यूलिंग के पढ़ाई कर देते हैं तो आपको ही लगता है कि आप बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली यू विल गो नो वेयर, और फिर आप बहुत परेशान होगे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों नहीं हुआ। अगर प्रॉपर शेड्यूलिंग बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आप एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। सो ये कहीं ना कहीं आपने देखा जाए तो ये टीचिंग एक्सपीरियंस से सीखा होगा कहीं? यस मैम। सो यही आप अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं? राइट कि शेड्यूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि आपने अपना स्केड्यूल ऑलमोस्ट 2 इयर्स के लिए वही रखा था? मैम मैंने 23 में मैंने जैसे कहा कि जून में ही प्रिपरेशन अपनी शुरू की थी। सो 14 जून को मैंने अभी भी याद है, मैं डायरी में लिखा हुआ है कि विकास कल से 5 बजे उठ के पढ़ाई शुरू करनी है और तब तक करनी है जब तक सिलेक्शन नहीं होता। तो तब से मैंने उठना शुरू किया मैम, और शायद 5 दिसंबर को मेंस था SBI का या IBPS का, मुझे ध्यान नहीं। तो 5 दिसंबर तक मैं 5 बजे उठा था, मुझे अभी भी याद है। वो स्ट्रीक मैंने तोड़ी नहीं, जैसे स्नैप पे लोग स्ट्रीक नहीं तोड़ते, मैंने वो नहीं तोड़ी थी एक दिन भी। जिस दिन मुझे लगता था कि आज नहीं उठना चाहिए, मैं 5 बजे उठता था। मैं अपना प्रॉपर जो शेड्यूल है, जिस दिन लेट भी सोए उस दिन भी मैं उठता था, और बस अपनी बॉडी को ये कस्टम करने के लिए कि हाँ मैं उठाऊं, फिर मैं भले 5-10 पे सो जाऊं, बट एक बॉडी को आदत डालने के लिए मैं 5 बजे ज़रूर उठता था। ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। आपका स्केड्यूलिंग इतना स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से आपने ये एग्ज़ाम क्लियर किया। हम थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहेंगे कि आपका टाइम टेबल क्या था, कि आप कैसे स्टार्ट करते थे और कौन से सब्जेक्ट को कितना अटेंशन दिया है आपने, और जब आपको ब्रेक मिलता था, जैसे कि आपने बताया एक्सरसाइज करके आपको बहुत हेल्प मिलती थी, तो ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज आप कैसे रखते थे स्केड्यूल की? पहले आप कौन शुरू करते थे या कौन सा सब्जेक्ट पहले करते थे? मुझे लगता है जो सबसे चैलेंजिंग है, जो 90% बच्चे सुन रहे होंगे वो उसे इग्नोर कर रहे होंगे, दैट इज़ GA। तो GA सभी को बोरिंग लगता है, मुझे भी लगता था। तो मैं फर्स्ट थिंग ऐसा कहते हैं कि लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम फर्स्ट। तो मैं करता था कि GA सेक्शन को सबसे पहले करता था, अपने दिन की शुरुआत GA से करता था। तो मैंने सबसे बोरिंग पार्ट सबसे पहले निपटा लिया, तो फिर बहुत इजी लगता था। देन मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्लिश में करता था, क्योंकि बोरिंग हो गया तो फिर इंग्लिश करता था। देन मैंने कभी भी क्वांट और रीजनिंग को एक ही दिन में नहीं किया। मैं जो अपने 2 से ढाई घंटे इंग्लिश और 1-1.5 घंटे GA को देता था। उसके बाद जो 3 से 4 घंटे के मैं एक ही स्ट्रेच पे पढ़ाई करता था, वो या तो सिर्फ मैं क्वांट करता था या रीजनिंग करता था। मैंने कभी भी क्वांट और रीजनिंग को एक ही दिन साथ में नहीं किया। ये था आपका डेली टाइम टेबल। क्या आप कोई वीकली टारगेट्स रखते थे ताकि आप ये समझ सके कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो ट्रैक पे है या नहीं है? यस मैम, डेफिनेटली। मॉक्स टेस्ट जो होते हैं, तो प्री के मैं हर 2 दिन की गैप में 3rd डे अटैम्प्ट करता था।
प्री के मॉक्स। सो थर्ड डे मुझे रियलाइज़, मैंने मॉक सुबह उठ के दे दिया है। उसके बाद मैं भूल जाता था मार्क्स कितने आए, अच्छे आए, ठीक है, बुरे आए। सो मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता था। फिर शाम को जब पढ़ाई नहीं हो रही होती तो फिर मैं देखता था कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं, मैंने क्या क्या गलतियाँ की। उसके बाद 2 दिन लगातार मैं उन वीकनेसेस पे काम करता था। देन अगेन थर्ड डे फिर मॉक दे के अपने स्कोर को मैंने ऑगमेंट किया, बेटर करते हुए। यस। जैसा आपने कहा कि कई बच्चे मिस कर जाते हैं जीए को इम्पोर्टेंस देना, यस, और उसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन भी लगता है, और रिवीजन अगर होता है तो बहुत सारी चीज़ें रिटेन भी करनी होती हैं। तो रिवीजन एंड रिटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है बच्चों को स्ट्रैटेजी निकालने में। यस। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है? मुझे लगता है मैम, जो हमारे टीचर हमसे कहते थे दैट रिवीजन इज़ द की। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है सो आपको अपनी लर्निंग और रिवीजन को इक्वल टाइम देना है। बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई क्लास लगा ली, उस क्लास को देख रहे हैं, फिर उसी क्लास के बाद विदाउट प्रैक्टिस दूसरी क्लास लगा ली और क्लास के अपने टाइमिंग को गिनते हैं कि मैंने आज 6 घंटे पढ़ाई की, जबकि आपने 6 घंटे पढ़ाई नहीं की। आपने जो 1 घंटे का लेक्चर देखा, आपने उसको कितनी बार प्रैक्टिस किया। तो मेरा ये टारगेट रहता था कि मैं अगर 1 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं 1 घंटे उसी की प्रैक्टिस करता था, रिवीजन करता था। सेम गोज विद जीए। अगर मैंने जीए तो पढ़ा आप उसी वक्त सजेस्ट करेंगे रिवीजन के लिए? यस। ओके। मेरी एक ट्रिक भी है जो मैं शेयर करता हूँ सभी के साथ, 1-3-7-15 रूल जो मैं फॉलो करता था। डे 1 पे रिवाइज करना, डे 3 पे, देन वीकेंड्स पे, दैट इज 7th डे, और 2 वीक्स लेटर तो 15th डे। अगर आपने 4 बार किसी चीज़ को रिवाइज कर दिया तो वो आपको रट जाती थी एंड आप उससे अच्छा स्कोर कर सकते। एस्पिरेंट्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली इट वर्क्स। मैंने बहुतों को सजेस्ट किया स्ट्रैटेजी और उन्होंने मुझे दिया है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स थे, मैंने उन्हें बताया और उन्होंने मुझे बताया कि यस सर, इट रियली वर्क्स। सो टीचिंग ने बहुत हेल्प किया है, डेफिनेटली।